हमारे मुख्य रूप से 5 ट्रस्ट हैं। एक सबसे पहला हमारा ट्रस्ट जो 5 जनवरी 1995 को बना वो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है। उसके बाद पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना, फिर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन बना। पूरे देश में काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को लेकर के जो एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा हुआ, वह भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के माध्यम से खड़ा हुआ और कुदरती खेती को लेकर के, ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन से राष्ट्र स्वावलंबन को लेकर के पतंजलि ग्राम उद्योग ट्रस्ट की स्थापना हुई। तो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और पतंजलि ग्राम उद्योग ट्रस्ट, ये 5 मुख्य ट्रस्ट हैं आपके इस संस्थान के। और भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, पतंजलि महिला पतंजलि योग समिति और युवा भारत किसान पंचायत, ये 5 संगठन हैं। आज देश के 600 से ज़्यादा जिलों में, लगभग 5000 तहसीलों में और लाखों गांवों में ये 5 संगठन अलग अलग सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। मूल में योग है और योग और आरोग्य के साथ शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन, स्वदेशी और विभिन्न सेवा प्रकल्प, जहां भी राष्ट्र को सेवा की आवश्यकता होती है, चाहे वह बिहार के बाढ़ पीड़ितों का प्रश्न हो, मुंबई के शहीदों के सम्मान करने का गौरव हो, या फिर उत्तराखंड में आई आपदा हो, जहां पर भी सेवा का कोई भी कार्य होता है तो ये 5 संगठन अग्रणी भूमिका में रहते हैं। और इन संगठनों में सबसे पहले हमने पतंजलि योग समिति की स्थापना की, फिर महिला पतंजलि योग समिति, फिर भारत स्वाभिमान, फिर युवा भारत और किसान पंचायत, ये 5 संगठन काम कर रहे हैं। और 5 संगठनों के माध्यम से देश में लाखों स्थानों पर विभिन्न सेवा के कार्य चल रहे हैं। हमारे संस्थानों में पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम और ग्रामीण क्षेत्र में रेवाड़ी जिले में गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा, और वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के समन्वय से, माने यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें नॉलेज चाहिए, साइंस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, कंप्लीट मॉडर्न एजुकेशन चाहिए। हमें आधुनिकता में पिछड़ना नहीं, हाँ आध्यात्मिकता के साथ हमें आधुनिकता चाहिए। मैं कुछ मूलभूत सैद्धांतिक बातें भी बताना चाहता हूं। हम योग और यज्ञ को मूल में रख करके आगे बढ़ रहे हैं। यह पुण्य भूमि जहां से अभियान शुरू हुआ, करीब यह 1.25 एकड़ की भूमि है और उस समय हमारे पास में इतना भी सामर्थ्य नहीं था कि हम इसकी रजिस्ट्री करा सकें। पैसे उधार लेकर के और हमने इसकी रजिस्ट्री करवाई, क्योंकि हमने कभी अर्थ का संचय नहीं किया, भिक्षावृत्ति पर रहे। वैसे तो अभी भी भिक्षावृत्ति पर ही हैं। जो आप करोड़ों देशवासियों ने जो हमें सामर्थ्य दिया वो सब सेवा के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आज भी जमीन पर दरी बिछा करके ही सोना, और एक योगी सन्यासी भिक्षुक को जैसा साधारण जीवन जीना चाहिए, उसके जीवन में जो वैयक्तिक तौर पर तप होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिद्धांत वैयक्तिक जीवन में तप और सार्वजनिक जीवन में समृद्धि, उस सिद्धांत को लेकर के ही आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से करीब 1.25 एकड़ से यह अभियान शुरू हुआ। फिर बाद में आज सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन ट्रस्ट को कुछ लोगों ने दान दी, कुछ आप सब लोगों के सहयोग से हमने जमीन खरीदी, और आज यह अभियान बहुत बड़े रूप में खड़ा हुआ है। उसकी प्रारंभ की भूमि, उसकी पुण्य भूमि ये
कनखल की तीर्थ भूमि है, ऋषियों के पथ पर आगे बढ़ने के लिए है। और ऋषियों के पथ पर, वेद के पथ पर, धर्म के, सत्य के, न्याय के, सेवा और पुरुषार्थ के पथ पर बस हम आगे बढ़ते चले। और गांव से गुरुकुल में, गुरुकुल से हिमालय में, हिमालय से फिर पूरे देश में करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा आज तक की, करीब 20 करोड़ लोगों से सीधा संवाद किया। और ये सेवा के अनेक प्रकल्प आगे बढ़ते रहे। मैं अपने जीवन के बारे में हमेशा बताया करता हूं, बचपन में मेरे जीवन के 2 सूत्र हुआ करते थे, विकल्प रहित संकल्प और अखंड पुरुषार्थ। संकल्प में कभी विकल्प नहीं आने दिया। एक बार संकल्प कर लिया कि घर छोड़ना है तो फिर घर की ओर मुड़ के नहीं देखा। एक बार संकल्प कर लिया कि मुझे ऋषियों की पद्धति के अनुसार, गुरु शिष्य परंपरा से अपनी वैदिक ज्ञान को अर्जित करना है, तो बस उस मार्ग पर आगे बढ़ चले। और व्याकरण शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, वेद शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा लेकर के और योग के, अध्यात्म के, भगवान के पथ पर आगे बढ़ते चले। एक बार भी जिंदगी में संकल्प में विकल्प नहीं आने दिया। जो अंतरात्मा में परमात्मा की प्रेरणा हुई उसका कभी अनादर नहीं किया। जो भगवान का आदेश हुआ, जो भगवान की आज्ञा, प्रेरणा, उपदेश, संदेश हृदय में उठा, उस भीतर की प्रेरणा का कभी अनादर नहीं किया, उसके विपरीत कभी नहीं चले। चाहे दुनिया की सारी संपत्ति सामने थी या दुनिया की सारी विपत्ति। खैर, संकल्प में कभी विकल्प नहीं आने दिया और अखंड पुरुषार्थ जो किया, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को, आत्मा को, अपने संपूर्ण सामर्थ्य को उसमें झोंक दिया। और मैं हमेशा जब भी बच्चों से मिलता हूं, युवाओं से मिलता हूं और मुझसे कोई पूछता है कि जीवन में सफलता के मंत्र क्या हैं, तो मैं कहता हूं विकल्प रहित संकल्प और अखंड पुरुषार्थ। खास करके जब युवाओं से मिलता हूं, युवतियों से मिलता हूं, देश का जो भविष्य उन बच्चों से मिलता हूं, तो कहता हूं आपको सफलता चाहिए तो 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, हेल्दी बॉडी, दूसरा शार्प माइंड, और तीसरा ऑनेस्टी से कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। एक प्रश्न करोड़ों करोड़ों आत्माओं में जो भी जीवन के प्रति सजग हैं उनके मन में पैदा होता है, आखिर जीवन का मकसद क्या है? वेद शास्त्रों के अध्ययन से, गुरुजनों के सानिध्य से और अपने अनुभव से और अपने पूर्वज ऋषियों के अनुभव से जो मैं समझ पाया जीवन का सत्य क्या है, तो जीवन का सत्य है पूर्णता की अनुभूति, अपने भीतर ज्ञान की परिपूर्णता है, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सुख, शांति, संतुष्टि, आनंद की परिपूर्णता है, सब प्रकार के ऐश्वर्य की परिपूर्णता है, अपने भीतर सब प्रकार की परिपूर्णता को, पूर्णता को अनुभव करना और इस पूरे ब्रह्मांड में उस पूर्णता को अनुभव करना। क्योंकि भगवान पूर्ण है तो उनकी रचना भी पूर्ण है। भगवान सुखमय है, शांतिमय, आनंदमय है, ऐश्वर्यमय है, तो उनकी पूरी रचना भी सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, ऐश्वर्यमय है। भगवान निर्दोष है तो उनकी रचना भी निर्दोष है।
तो अपने भीतर और बाहर सर्वत्र पूर्णता की अनुभूति करते हुए, जब अपने भीतर और बाहर सर्वत्र पूर्णता है तो फिर कोई चाह रहती नहीं, फिर अकाम हो जाते हैं, अचाह हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, आप्त काम, आत्म काम, ब्रह्म काम हो जाते हैं, फिर अपनी कोई कामना शेष नहीं रह जाती। इसी को दूसरे शब्दों में, पूर्णता की प्राप्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है जीवन में अकाम हो जाना, अचाह हो जाना, निष्काम हो जाना। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है आप्त काम, आत्म काम, ब्रह्म काम हो जाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब अपने भीतर और बाहर साधक को पूर्णता की अनुभूति हो जाती है तो बस फिर वो आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणा आती है, बस उसके अनुरूप वो अपने जीवन को जीता रहता है। सारे प्रकल्पों के बारे में, सारे संकल्पों के बारे में और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी आपको पूरा बताएंगे। इन 5 दिनों में साधना, सेवा, संघर्ष की योग यात्रा खाली हमारी ही नहीं है, आप सब भी इस पूरी यात्रा से जुड़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि इन 5 दिनों में हम आपको खाली इस पूरी यात्रा के बारे में ही नहीं बताएंगे, पूरी जीवन यात्रा हमारी कैसी हो, कैसे हमारे भाव हों, कैसे हमारे कर्म हों, 2 ही तो चीजें महत्वपूर्ण हैं, वो सब भी आपको बताएंगे। 5 जनवरी 1995 को विधिवत दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना के साथ ये योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति की सेवा, साधना एवं संघर्ष की यात्रा शुरू हुई। और फिर 2004 में पतंजलि योगपीठ का यहां जो परिसर आप देख रहे हैं, यहां निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और रामनवमी 2006 में इस पतंजलि योगपीठ का यह जो परिसर है प्रथम चरण का, इसका उद्घाटन हुआ। फिर उसके बाद द्वितीय चरण बना पतंजलि योगपीठ का फेज 2, और फिर उसके बाद में भारत स्वाभिमान, वानप्रस्थाश्रम, फिर आचार्य कुलम, सेवा सदन। यहीं इसी परिसर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा विस्तार पतंजलि की सेवाओं का आप देखेंगे। अभी हम जहां खड़े हैं ये पतंजलि का एक कोना है। यहां से आप सामने से गेट से लेकर के और वहां महर्षि चरक की, सुश्रुत की, महर्षि पतंजलि की प्रतिमाएं लगी हैं। और जैसे आप अभी मेरे यहाँ पीछे की ओर देख रहे हैं, ऐसे हर दिन करीब 5 से 10 हजार, इस समय तो यह कड़ाके की ठंड का अवसर है और जो है सर्दियों की छुट्टियों में भी लोग पतंजलि में एक तीर्थ के रूप में आते हैं। गर्मियों में 10-15 हजार लोग और सर्दियों में 2-3 हजार लोग आया करते थे, लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूं कि वही 5 से 10 हजार लोगों का निरंतर यहां पर आना जारी है। जब हमने देखा कि कनखल में 500-500, हजार रोगी आने लग गए और लोगों की 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगने लग गई, ऐसे में हमने फिर ये सोचा कि एक बड़ा संस्थान बनाया जाए, एक बड़ी व्यवस्था खड़ी की जाए, जिससे कि आने वाले रोगियों को, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। और ये पतंजलि योगपीठ का प्रथम चरण उसी संकल्प का परिणाम है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पूरे देश भर से बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक उपचार के लिए भी आते हैं, दर्शन के लिए भी आते हैं, अपने हृदय में श्रद्धा लेकर के। अभी मैं देख रहा था, बात कर रहे थे, बोले बाबा जी पतंजलि के उत्पाद दुनिया में सबसे सस्ते हैं, सबसे अच्छे हैं। और एक बात लोगों की जुबान पर बहुत गहरी आ गई है, वो ये कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि देश के बाहर जाना चाहिए। तो बच्चे से लेकर के बड़ों तक की जुबान पर एक बात आ गई है, देश का पैसा देश में रहना चाहिए। और
उससे अगली बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, वो सेवा में लगना चाहिए। तो पतंजलि का यह पूरा स्वदेशी का अभियान इसी संकल्प पर केंद्रित है कि देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में लगे। मैंने कहा था, जो स्वदेशी का आंदोलन दम तोड़ चुका था, जिस स्वदेशी के आंदोलन की राजनेताओं ने हत्या कर दी थी, जो एक तरह से मृतप्राय हो चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी, जिस खादी के आंदोलन की, स्वदेशी के आंदोलन की, उसको नई धार और नई रफ्तार मिली पतंजलि से। योग को विश्व पटल पर गौरव मिला। आदरणीय मोदी जी ने राजनीतिक तौर पर प्रयास किया, सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर भगवान ने हमको निमित्त बना करके जो सेवा करवाई, उसके कारण से 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। ये जो सारे कार्य हुए हैं, इसके पीछे इस पतंजलि योग पीठ का बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पतंजलि योग पीठ के साथ जुड़े लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों समर्थक, माने जनता को भगवान का रूप कहा जाता है। यह प्रथम चरण है, इसके बाद आपको द्वितीय चरण में ले चलेंगे। फिर जो वैदिक गुरुकुलम है, वैदिक कन्या गुरुकुलम है, आचार्य कुलम है, और जो अनेक सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, उन सब से आपका कराएंगे पूरा परिचय। पतंजलि योग पीठ के उद्घाटन में रामनवमी 2006 को 15 से ज़्यादा मुख्यमंत्री, तत्कालीन देश के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत साहब और देश के गणमान्य व्यक्तित्व, लगभग हर क्षेत्र की शीर्ष हस्तियां, गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित थे। और उनकी पावन उपस्थिति में ये पतंजलि योग पीठ का उद्घाटन हुआ। और इसमें अलग अलग सेवा प्रकल्प, एक तरफ यहाँ शल्य चिकित्सा है, दूसरी तरफ आयुर्वेद में जो अलग अलग चिकित्सा की विधाएं हैं, हृदय रोग से लेकर के उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, थायराइड और बच्चों के अलग अलग रोगों से लेकर के जो अष्टांग हृदय की व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी जो है पतंजलि योगपीठ की इस ओपीडी में, साथ में ही आईपीडी में लोगों के इंडोर व्यवस्था है। तो ये ओपीडी है, यहाँ करीब 5 से 10 हजार लोग प्रतिदिन आते हैं। और इसी में फिर दंत चिकित्सालय है, डेंटल डिपार्टमेंट है, शल्य चिकित्सालय है, जहाँ पर सर्जरी का बहुत बड़ा केंद्र है, खास करके जो क्रॉनिक पैस, फिशर और फिस्टुला के पेशेंट्स, हर्निया के पेशेंट्स, उनका बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, बहुत ही साइंटिफिक और ऑथेंटिक यहाँ से सर्जरी का कार्य किया जाता है। आयुर्वेद में सर्जरी के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन वो सर्जरी की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। दांतों के रूट कैनाल से लेकर के दांतों की समस्त शल्य चिकित्सा की व्यवस्था, आंखों की भी शल्य चिकित्सा की पूरी व्यवस्था। तो आई डिपार्टमेंट, डेंटल डिपार्टमेंट और एक जनरल सर्जरी का, और इसी के साथ साथ पंचकर्म का, षटकर्म का विशेष उपचार यहाँ पर प्रदान किया जाता है रोगियों को। साथ में आयुर्वेदिक कॉलेज भी है। आपको इन सारी सेवा इकाइयों का दर्शन करवाएंगे। बहुत बड़ा पुस्तकालय है जिसमें हजारों पुस्तकें हैं, और बहुत बड़ी हमारे यहाँ पर लैब है जिसमें सभी प्रकार के परीक्षणों की, माने ब्लड टेस्ट से लेकर के, और वो भी जनरल जो ब्लड की रिपोर्टिंग होती है उससे लेकर के कैंसर मार्कर्स तक, और अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एमआरआई और से लेकर के सब प्रकार के जांच की व्यवस्था है। और जांच के पीछे हमारा एक ही मकसद होता है कि जांच मॉडर्न तरीके से करना और उपचार प्राचीन तरीके से करना, जिससे कि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का यह
जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, इसको आप तुरंत अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये पतंजलि योगपीठ का पुस्तकालय है। इसमें करीब 27,000 पुस्तकें यहाँ पर हैं। मेरे पीछे आप आयुर्वेद खंड देख रहे हैं। यहाँ ये पूरा दर्शन शास्त्र खंड है, योग से लेकर के और सभी प्रकार के जो भारतीय वैदिक दर्शन हैं उनकी सारी पुस्तकें यहाँ पर हैं। यहाँ धर्मशास्त्र खंड है, तो यहाँ धर्मशास्त्र से संबंधित सारी पुस्तकें हैं। यहाँ मॉडर्न मेडिसिन से रिलेटेड सारी पुस्तकें हैं। संस्कृत भाषा एवं साहित्य से संबंधित पुस्तकें हैं। सामाजिक धार्मिक व्यक्तित्व एवं साहित्य खंड है। फिर यहाँ पर सारे इतिहास की पुस्तकें हैं, विश्वकोश हैं अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज से लेकर के जो भी कहीं देश दुनिया से लोग आते हैं वो यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यह एक पुस्तकालय है। इस तरह के लगभग 4 पुस्तकालय हैं और कुल मिलाकर के लगभग 1 लाख प्राचीन और अर्वाचीन पुस्तकों का यहाँ पर एक संग्रह है। ये पतंजलि की पैथोलॉजी लैब है। यहाँ पर हर दिन 5 से 10,000 रोगियों के रक्त के जांच की व्यवस्था है। जब मेरा शिविर होता है तब करीब 5-5, 10-10 हज़ार लोग होते हैं और कई बार हम सभी रोगियों की ब्लड रिपोर्ट से लेकर के जिनका आवश्यक होता है उनका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और तमाम तरह की दूसरी रिपोर्टें कराते हैं। मॉडर्न साइंस में जो भी तरीके हैं रोगों की जांच के, उनको भी अडॉप्ट किया जाए और जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ पर नाड़ी से जांच की व्यवस्था है उसको भी बरकरार रखा जाए। तो रक्त जांच से लेकर के, नाड़ी की जांच से लेकर के जितनी भी आधुनिक जांचें हैं उन सब का हम आश्रय लेते हैं और रोगी की यहाँ आने के पहले और यहाँ के उपचार करने के बाद में क्या स्थिति हुई वो खुद रोगी अपनी जांच को देख सकते हैं। ये पतंजलि का दंत चिकित्सा विभाग है। यहाँ पर दांतों के हर प्रकार के उपचार की व्यवस्था है और मैंने कहा कि यहाँ पर सामान्य रोगों के उपचार से लेकर के, सर्जरी से लेकर के, ओपीडी से लेकर के आईबीटी तक बहुत बड़ी व्यवस्था है, जिसमें सब प्रकार के मॉडर्न टेस्ट हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट के तरीके हैं और दांतों के सभी प्रकार के रोग, चाहे वो पारियां है, किसी के दांत कमज़ोर हो गए हैं, रूट कैनाल करना है, दांत के सब प्रकार के परीक्षण से लेकर के उनके पूरे उपचार की व्यवस्था। यहाँ किस किस तरह के उपचार की व्यवस्था है? सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे दांतों की सफाई, स्केलिंग जिसे कहा जाता है, फिलिंग होती है, वो भी कई तरीके से होती है। उसके बाद रूट कैनाल चिकित्सा, दांत की नस का जो इलाज होता है और दांत को लगाया जाता है फिक्स्ड और रिमूवेबल दोनों तरीके से। तो सामान्यतः जो दांतों के जितने भी प्रकार की उपचार की व्यवस्था हो सकती है वो सारी की सारी व्यवस्था हमारे बहुत ही अनुभवी वैद्य यहाँ पर पिछले करीब 10 सालों से ये उपचार दे रहे हैं और उसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट हैं।